औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ वाइट चाक एकेडमी में, जहाँ पे आप सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बहुत सारे सब्जेक्ट के बहुत सारे टीचर से लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। 9, 10 फर्स्ट और सेकंड ईयर के कोर्सेज़ के इस्लामिक लेक्चर जहाँ पे आप देख सकते हैं, ई लर्निंग, ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग और ऑनलाइन आपकी जो मनी अर्निंग है उसके हवाले से भी आपको लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। इंशाल्लाह हम कंप्यूटर सेक्शन भी शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम जिस तरह C++ वगैरह है, फोटोशॉप, एडोब वगैरह, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है? तो कैटलिस्ट का अगर हम कहें कि हमारे पास इसकी दो हेडिंग हो सकती हैं, कैटलिस्ट एंड कैटालिसिस, ठीक है। ये अगर हम मतलब ये है कि दोनों चीज़ों को अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैटलिस्ट क्या है। कैटलिस्ट बेसिकली हमारे पास वो सब्सटेंस होता है, ठीक है, इंक्रीज रेट ऑफ द रिएक्शन, इंक्रीज रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, ये हमारे पास कैटलिस्ट होता है। और कैटालिसिस क्या होता है? ये बेसिकली वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कैटालिसिस कहते हैं। तो कैटालिसिस क्यों मैंने बाद में लिखा? क्योंकि पहले कैटालिस आप ऐड करेंगे तो फिर कैटालिसिस होगा, और कैटालिस ऐड करने तो कैटालिस हम तब ऐड करते हैं जब कोई रिएक्शन हमारे पास नहीं हो रहा या कोई रिएक्शन हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, तो फिर हम उसमें क्या करते हैं, उसमें हम कैटालिस्ट डालते हैं। जिस तरह हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर है, ठीक है, या अगर हम कहें कि होमोजिनेशन है, ठीक है, या अगर हम कहें कि H2SO4 का जो प्रोसेस है प्रिपरेशन का, वो हमारे पास लीड चैम्बर प्रोसेस में हो रहा है, और वहां पे हमें कैटालिस्ट अगर हम N और NO2 को ना ऐड करें तो वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। सिमिलरली जिस तरह वेजिटेबल ऑयल या वनस्पति घी की जो प्रिपरेशन है वो विदाउट द कैटालिस्ट, अमोनिया की हमारे पास सिंथेसिस बाय हेबर प्रोसेस वो कंप्लीट नहीं होती विदाउट द कैटालिस्ट, मिथाइल अल्कोहल की प्रिपरेशन है वो नहीं होती। तो ये सारे प्रोसेस इसके लिए कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि कैटालिस्ट हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहां पे हम सबसे पहले ये जो कैटालिसिस होता है कि किस तरह कोई भी कैटालिस्ट खुद वो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो कंज्यूम नहीं होता। कैटालिस्ट एक रिकवरेबल सब्सटेंस है जिसको आप दोबारा किसी भी प्रोसेस से रिकवर कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा क्या होता है कि ये किसी रिएक्शन को तेज भी कर लेता है, और फिर वहां पे क्या होता है, ये रिकवरेबल भी है, ठीक है। तेज किस तरह करता है? तेज इस तरह करता है। किस तरह करता है ये मैं फिर आपको मतलब आगे बताता हूं। लेकिन तेज करना, जिस तरह एनुअल एग्जाम आपके करीब करीब आते हैं और फिर आपको प्रिपरेशन की मतलब बहुत आपको उस वक्त फिर स्टडी की याद आती है और सब्जेक्ट्स हो रही है और वो नोट्स कम है ये, लेकिन सेशन के शुरू से साल के स्टार्ट में फिर आपको इन चीज़ों की परवाह इतनी नहीं होती। तो ये कैटालिस्ट का काम यही होता है कि ये किसी रिएक्शन को स्पीड अप करता है, उसको भगाने पे मजबूर करता है। किस तरह मजबूर करता है यही हम यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रोसेस है कैटालिस्ट का, कि कैटालिस्ट किस तरह, तो कैटालिस्ट एंड एक्टिवेशन एनर्जी की अगर हम इसको हेडिंग दे दें कि कैटालिसिस इन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो वहां से फिर हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि कैटालिसिस एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी का हमने पिछले लेक्चर में इस पे बात की थी, वो आप देख सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी पे, कि एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी होती है कि जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करती है, वहां पे उसको क्या करती है, उसको स्टार्ट करती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी होती है कहते हैं, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी एक फैक्टर होता है, ठीक है। तो अब कैटालिस्ट और एक्टिवेशन एनर्जी का बेसिकली रिलेशनशिप क्या है, इसी पे हम बात करेंगे। तो इसको समझने के लिए हमें पहले एक ग्राफ को हम ड्रा कर लेते हैं और उसी ग्राफ पे फिर हम आगे जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये आ गया हमारा y एक्सिस और ये आ गया हमारा x एक्सिस। यहां पे इसको हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे हम लिख लेंगे कि ये हमारे पास एनर्जी है, क्या है, एनर्जी, ठीक है। और यहां पे हमारे पास
रिएक्शन कोऑर्डिनेट से, या प्रोसेस ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, अब हमारे पास जो कैटालाइज रिएक्शन होगी वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा वो डिफरेंट होगा अनकैटालाइज रिएक्शन से। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, कि द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर catalyzed reaction may differ from uncatalyzed reaction। from uncatalyzed reaction मतलब ये कि ये दोनों हमारे पास डिफर होंगे। तो यहां पे हम सबसे पहले ले लेते हैं रिएक्टेंट्स को। किस चीज को? यहां से हम बेसिकली स्टार्ट कर लेते हैं मिड से। ठीक है, तो यहां से अगर हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं तो एक हमारे पास ये प्रोसेस आ रहा है। ठीक है, अब ये कौन सा स्टेट है? तो इससे पहले हम इसको डिस्कस कर भी चुके हैं कि ये हमारे पास बेसिकली होता है ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट पे क्या एग्जिस्ट करता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और इसको हम कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। यस, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। इस पॉइंट को हम एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, यहां पे जो स्टेट होता है रिएक्शन का उसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, और यहां पे जो सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है इसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया। अब इस स्टेप में हमने क्या करना है? ये जो हमारा स्टेप है बेसिकली ये अनकैटालाइज्ड है। क्या है? ये आपके पास है अनकैटालाइज। मतलब ये है कि यहां पे हमने अभी कैटलिस्ट ऐड नहीं किया, कैटलिस्ट ऐड नहीं किया। तो यहां पे हम अगर इस तरह एक लाइन ड्रा कर लें, ठीक है, और ये लाइन हमारे पास होपफुली ये ब्लू से आपको नजर आएगा। ठीक है, इसको हम ड्रा कर ले कि ये बेसिकली हमारे पास एनर्जी का है, या ये एक्टिवेशन एनर्जी अगर आप लोगों ने लिखा है तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूं और इसी की जगह आपको ड्रा करके देता हूं। तो फिर आपको वो तो आपको पता चल गया कि ये बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लाइन आ गया। ठीक है, और इस लाइन को आप बेशक यहां तक लेके आए। अब ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास अनकैटालाइज है, और ये यहां पे बेसिकली ये हमारा रिएक्टेंट का लाइन है। तो अगर ये हम ड्रा कर ले इसको, अब देखें ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ये किसके लिए? इसको हम कहते हैं EA2। EA2 एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अनकैटालाइज प्रोसेस। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अनकैटालाइज प्रोसेस। अब हमने इसमें कैटलिस्ट ऐड किया। अब कैटलिस्ट ने क्या किया? ये हमारे पास बन गया है प्रोडक्ट, और ये क्या है? ये हमारे पास है रिएक्टेंट्स। क्या है? रिएक्टेंट्स। अब देखिए, अब हम यहां पे, अब ये भी एनर्जी है। अब इसको देखें, ये भी एनर्जी है और वो भी एनर्जी है। इसको हम कहते हैं EA1। EA1 उसको हमने कहा EA2। अब वो अनकैटालाइज था, और ये क्या है? ये हमारे पास बेसिकली कैटालाइज है। क्या है? अब ये भी एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है। क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी EA, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है। वो भी एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर था, लेकिन हम इसको पहले थोड़ा सा लेबल कर लेते हैं, फिर इसी के मतलब आपको समझ आ जाएगी। अब अगर हम यहां पे इस लाइन को फर्दर इस तरह ड्रा कर ले, ठीक है, तो ये जो हमारे पास ये लाइन हमारा ड्रा हो जाता है कि जहां पे प्रोडक्ट बनता है। ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान जो एनर्जी होगी तो वो क्या है? डेल्टा H। इसको हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी चेंज। उस रिएक्शन में मैंने आपको बताया था एंथैल्पी चेंज। इसको हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी
चेंज, ठीक है, वो प्रोडक्ट बन गया और ये रिएक्टेंट, इनके दरमियान ये जो एनर्जी का चेंज है इसको हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी। यहां पे हम इसको थोड़ा सा इधर आगे लेके आए, ठीक है, ये दो हमारे पास बैरियर आ गए, एक ये है, अब इसका देखें, एक ये पहला लाइन हो गया, ठीक है, और एक ये हमारे पास ये लाइन हो गया। अब ये हम रिवर्स रिएक्शन की बात करेंगे। रिवर्स रिएक्शन में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बैकवर्ड प्रोसेस के लिए अगर कैटलिस्ट नहीं है, ठीक है, और वो क्या है, वो हमारे पास है EA2, क्या है, EA2 डैश, ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। और ये जो बैरियर है ये वाला, ठीक है, तो ये भी मिनिमम एनर्जी, ये भी EA है, ठीक है, और इसको 2 कर ले, उसको डैश कर ले और इसको 2 कर ले, या इसको डैश करे उसको 2 करे, जो फिर आपको मतलब इस डिफरेंशिएशन के लिए आप लोग लिखना चाहें। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन, फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन। अब आप देखें रिवर्स प्रोसेस में आपके पास ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी अगर आपके पास कैटलिस्ट नहीं है, अगर आपके पास कैटलिस्ट नहीं है, और अगर आपके पास कैटलिस्ट है तो फिर ये वाला ग्राफ जो है ये देखें, ये कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एज कंपेयर टू दिस वन। अगर इसको मैं 1 लाइन करूं और इसको मैं 2 लाइन करूं तो 2 लाइन जो है ना ये बेसिकली कैटलिस्ट वाला है, तो आपको कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, 1 में आपको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। सिमिलरली यहां पे आपको मतलब ये कि एनर्जी बैरियर देके रिएक्टेंट को इतनी ज्यादा EA1 एनर्जी रिक्वायर्ड, अगर इसको मैं A कर लूं और B अगर हम कैटलिस्ट ऐड करें तो इसको कम एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको याद हो तो मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में आपको बताया भी था, क्या बताया था, अगर मैं कहूं कि ये मैंने मार्कर रख लिया है, ठीक है, पहले मैंने ये मार्कर रखा है, यहां पे ये जो लाइन है यहां पे 4 बच्चे खड़े हैं, सारे 2-2 फुट के हैं, मैं इनसे कहता हूं कि जो इस लाइन को टच करेगा उसको मैं 4 चॉकलेट दूंगा। मैंने ये बात कर दी कि जो इस लाइन को टच करेगा मैं उसको 4 चॉकलेट्स दूंगा। अब इसमें सिर्फ 2 बच्चे इसको टच कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मैं सारों को चॉकलेट दूं, अगर चारों को नहीं तो चारों में से 3 को तो मैं देना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है ना इस लाइन को थोड़ा सा यहां पे मैं नीचे लेके आया हूं। अब आउट ऑफ 4 ऑलमोस्ट 3 बच्चे इस लाइन को टच कर रहे हैं, तो तीनों को मैं चॉकलेट दे रहा हूं। ये जो मैं नीचे लेके आया हूं, ठीक है, ये मेरी फीलिंग थी कि मैं बच्चों को ज्यादा चॉकलेट देना चाहता हूं, ठीक है। लिहाजा कैटलिस्ट का काम ये होता है कि वो रिएक्शन का पाथ चेंज कर लेता है, क्या कर लेता है, किसी भी रिएक्शन का पाथ चेंज कर लेता है। ये लंबा रूट था, यहां पे पहुंचने में ज्यादा टाइम लग रहा था, ये मुश्किल रूट था जो ऊपर वाला है। कैटलिस्ट ऐड करने से ये जो रूट है उसने पाथ को चेंज कर लिया। एक रोड है जिस पे आप जा रहे हो, आपको बता रहे कि भाई ये 100 किलोमीटर है, यहां पे एक बाईपास है वो 80 किलोमीटर है जो आपका डेस्टिनेशन है, तो ये जो लंबा रोड है ये 100 किलोमीटर का है, ये जो बाईपास है ये 80 किलोमीटर का है। ऑब्वियसली यू विल चूज द बाईपास, आप उस पर जाना पसंद करोगे क्योंकि 80 किलोमीटर का आपको शॉर्ट पड़ा है, 20 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है, तो इट मीन कि आप कम टाइम में पहुंच रहे हो। सिमिलरली यहां पे आउट ऑफ 100 लेट्स सपोज 50 पार्टिकल पहुंच रहे थे, लेकिन जब कैटलिस्ट ऐड करने से आपने इस बैरियर को नीचे लेके आए हो, अब आउट ऑफ 100 यहां पे 80 पार्टिकल पहुंच रहे हैं। डेफिनेटली कैटलिस्ट ऐड करने से आपके पास क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल की कोलिजन ज्यादा हो गई है, इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा हो गई है, ठीक है, क्योंकि जब कोलिजन ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली आउट ऑफ 100 अगर 5 इफेक्टिव कोलिजन है तो आउट ऑफ क्या हो गया 100 कैटलिस्ट ऐड करने से जब कोलिजन ज्यादा होंगे तो 7, 10 और मतलब 12 कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन हो सकते हैं। इसीलिए ये हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को ये इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली कैटलिस्ट का काम होता है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को नीचे लेके आता है, तो फिर मैक्सिमम पार्टिकल, मैक्सिमम रिएक्टेंट्स पार्टिकल ट्रांजिशन स्टेट में आएंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और वहां से मोस्टली प्रोडक्ट में जाएंगे। नहीं भी जा सकते वो फिर कोलिजन पे डिपेंड करता है कि कोलिजन इफेक्टिव है कि नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली कैटलिस्ट का क्या होता है, काम होता है। कैटलिस्ट इस तरह काम करता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको मतलब ये बता दिया कि कैटलिस्ट किस तरह काम करता है। अब इसमें जो सेकंड हमारा है इसके साथ कैटलिस्ट के साथ हम बात करेंगे वो है टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं आपको करवाता हूं टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। ओके, तो अब हमारा सेकंड क्या है, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। तो इधर हम लिख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ
कैटलिस्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट में हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट में सबसे पहले हमारे पास है होमोजीनियस कैटलिस्ट। आपको नाम से ही क्लियर होगा, होमो मतलब यह है कि सेम, और जीनियस फेज। ठीक है, वो कैटलिस्ट जहां पे हमारे पास रिएक्टेंट स्पीशीज और कैटलिस्ट सेम स्टेट ऑफ मैटर में आए। किस तरह? जिस तरह हम सपोज करते हैं कि हम H2SO4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस चीज पे? लेड चैम्बर प्रोसेस पे। तो हम यहां पे लिख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 लेड चैम्बर प्रोसेस के जरिए, लेड चैम्बर इसके जरिए हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो इसके लिए हम क्या रिएक्शन लिखेंगे? इसमें कैटलिस्ट हमारे पास N और NO2 यूज हो रहा है। अब यहां पे अगर हम रिएक्शन लिखें तो 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन ये भी गैसियस स्टेट में है, O2 ये भी गैसियस स्टेट में है। यहां पे अब हमारे पास जो कैटलिस्ट ऐड होगा तो वो कौन सा होगा? वो हमारे पास NO और NO2 है, गैसियस फेज में प्लस NO2 ये भी गैसियस फेज में है। ठीक है, तो ये हमें क्या दे रहा है? 2SO3 क्या दे रहा है? प्रोडक्ट में हमारे पास आ रहा है 2SO3 गैसियस फेज में। अब आप देखें, कैटलिस्ट भी आपके पास गैसियस फेज में है और रिएक्टेंट्स भी आपके पास गैसियस फेज में है और प्रोडक्ट भी आपके पास गैसियस फेज में है। तो इसको हम कहते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट। क्या कहते हैं? होमोजीनियस कैटलिस्ट। सेकंड हमारे पास क्या है? सेकंड एग्जांपल हमारे पास है, सेकंड एग्जांपल में हम कहते हैं कि हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर है। क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर है। आपने देखना है कि जो मुश्किल एग्जाम्पल हो आप पेपर में वो लेके, जिसको हर एक स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर सकता, तभी ये आपका मतलब प्लस पॉइंट होगा। तो CH3 COO C2H5 इक्वस में आया। ठीक है, ये हमारे पास इक्वस में आया और प्लस H2O ये भी हमारे पास इक्वस में आया, और ये आगे हमें क्या दे रहा है? तो ये आगे हमें दे रहा है, चलो इसको हम थोड़ा सा, मैंने चेंज आपको रिएक्शन लिख लिया थोड़ा सा, वो शॉल के लिए हम इसको चेंज करके यहां पे H3O पॉजिटिव ये हमने किया। ठीक है, अब कैटलिस्ट भी हमारे पास इक्वस में है और रिएक्टेंट भी हमारे पास। तो व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट? डेफिनेटली प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या होगा? वो भी हमारे पास इक्वस में होगा। तो प्रोडक्ट में हमारे पास आ रहा है CH3 COOH इक्वस एंड प्लस C2H5OH इन इक्वस। ठीक है, अब देखें ये सारे हमारे पास क्या आ गए हैं? इक्वस में आ गए। तो लिहाजा इट वाज ऑल अबाउट द होमोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक है, बी हमारे पास क्या है? हाइड्रो। जहां पे होमो होता है तो वहां पे हाइड्रोजीनियस कैटलिस्ट। हाइड्रो मीन डिफरेंट, क्या? और जीनियस का आप मुझे खुद बता दे कि किसे कहते हैं। इसमें हम कहते हैं कि हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड क्या? अल्केन्स। हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड अल्केन, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड अल्केन्स। ठीक है, ये रिएक्शन हम इसमें करवाते हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग लिखें। अब क्या है? कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसमें हमारे पास लाइक अल्कीन्स है, अल्काइन्स है और साइक्लो अल्केन्स है। क्या है? अल्कीन है, अल्काइन्स है, साइक्लो अल्केन्स है। ठीक है, इसकी अगर हम प्रिपरेशन करें तो ये हमारे पास क्या है? और साथ में बेंजीन भी लिख लें, बेंजीन भी है। ठीक है, इसकी हम प्रिपरेशन लिखते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन में क्या होगा? अब आप देखें, CH2 CH2। ठीक है, हमारे पास ये आ गए है इथीन। ठीक है,
गैसियस फॉर्म में है। क्या है? गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, और इसके साथ हम ऐड करेंगे H2। क्या? H2। अब ये हमें क्या दे रहा है? तो यहां पे हम कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल करेंगे? निकल एज अ सॉलिड हम इस्तेमाल करते हैं। क्या? निकल एज अ सॉलिड हम इस्तेमाल, तो हमें प्रोडक्ट क्या देगा? CH3। क्या? ठीक है, और ये हमारे पास किस फॉर्म में होगा? ये हमारे पास CH3 किस फॉर्म में होगा? इथीन किस फॉर्म में होगा? यस, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है, ये इथेन आ गया, और वो क्या है? वो हमारे पास ये इथीन आ गया है। ठीक है, और ये हमारे पास इथेन है, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो। ठीक है, इसी तरह हम वेजिटेबल ऑयल का जो हाइड्रोजनेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल टू गिव वनस्पति घी। अब देखें, वो पहला हो गया, सेकंड वेजिटेबल ऑयल। अब वेजिटेबल ऑयल का क्या प्रोसेस हम कर रहे हैं? तो वेजिटेबल ऑयल का बेसिकली हम हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल टू गिव वनस्पति घी। ये हम अगर ये प्रोसेस हम करें तो इसका क्या होगा? तो वेजिटेबल ऑयल प्लस H2। क्या? वेजिटेबल ऑयल प्लस H2, वेजिटेबल ऑयल प्लस H2, ये हमारे पास आ गए। अब कैटलिस्ट हमारे पास क्या है? कैटलिस्ट हमारे पास वही निकल सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, निकल हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है। तो जब निकल सॉलिड फॉर्म में है तो यह हमें क्या दे रहा है? यस, वनस्पति घी या वेजिटेबल घी, वेजिटेबल घी। ठीक है, तो यहां पे मतलब यह है कि मोस्टली हमारे पास कैटलिस्ट कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं? मोस्टली हमारे पास कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहे हैं सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, कम अमाउंट में इस्तेमाल हो रहे हैं, और अगर पाउडर हो तो फिर और भी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। जिस तरह अमोनिया की जो सिंथेसिस है बाय हैबर प्रोसेस। थर्ड अगर हम एग्जांपल दे दें, सिंथेसिस ऑफ NH3 बाय हैबर प्रोसेस। इस एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि ये तो कॉमन एग्जांपल भी है, इससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो यहां पे हमारे पास N2 गैसियस फॉर्म में प्लस 3H2 गैसियस फॉर्म में, और हमें क्या दे रहा है? 2NH3 गैसियस फॉर्म में। क्या? 2NH3 गैसियस फॉर्म में। अब यहां पे कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल होगा? तो दो कैटलिस्ट यहां पे इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, Fe2O3 सॉलिड फॉर्म में, एक हमारे पास ये इस्तेमाल हो रहा है मैंगनीज ऑक्साइड, और एक ये दो कैटलिस्ट हमारे पास यहां पे इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह मिथाइल अल्कोहल की जो प्रिपरेशन है, तो वो फोर्थ एग्जांपल भी चलो मैं दे देता हूं। ठीक है, तो इसकी जो प्रिपरेशन है वो हमारे पास CO सॉलिड फॉर्म में एंड प्लस H2 गैसियस फॉर्म में, ये दोनों हमारे पास कंबाइन हो रहे हैं 2H2, इसको आप कर ले। और यहां पे कैटलिस्ट दो इस्तेमाल होंगे, CH3OH, ये हमारे पास प्रिपेयर हो रहा है लिक्विड में। क्या है ये? इसका स्टेट लिक्विड है, और कैटलिस्ट यहां पे दो इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, तो एक देखें ZNO सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, और दूसरा हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है Cr2O3 सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है, तो वहां पे स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन वहां पे आपके पास बेसिकली पॉइंट ये है कि जो रिएक्टेंट्स होंगे और वो उसका स्टेट इतना नहीं होता, लेकिन जो मोस्टली हमारे पास वहां पे जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं वो क्या होते हैं? वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और कम अमाउंट में इस्तेमाल होते हैं। कैटलिस्ट की क्वालिटी ये है कि ये कम अमाउंट में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसके साथ में इंशाल्लाह आपको फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट भी बताऊंगा, ताकि आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इसके साथ मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। ठीक है,
और फिर मैं कोशिश करूँ कि दोनों लेक्चर को हम कंबाइन करें ताकि आपको एक लेक्चर में सारा कुछ समझ आ जाए। अच्छा, तो अब इसके साथ अभी हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम कैटलिस्ट यूज क्यों करते हैं और वो कौन सी मतलब खुसूसियात है जो कोई कैटलिस्ट रख सकता है, चाहे वो पॉजिटिव कैटलिस्ट हो या नेगेटिव कैटलिस्ट हो। तो सबसे पहले जो इसका पॉइंट है वो ये है हमारे पास के कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज्ड। ये सबको पता है, मतलब ये है कि 9th और 10th के स्टूडेंट्स को भी पता होगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट अनचेंज्ड होता है। मतलब यह है कि अनचेंज इन अ सेंस कि उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, जो मिकदार आपने उसमें डाला है, जितने भी मतलब यह है कि जो क्वांटिटी आपने वहां पे ऐड की है वो वहीं पे मतलब यह है कि आपके पास रहेगी। हाँ, एक फैक्टर हो सकता है कि इट में चेंज इट्स स्टेट, इट में चेंज इट्स फिजिकल स्टेट, इट्स फिजिकल स्टेट। ये अपने फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकता है। और उसकी एग्जांपल क्या है कि मतलब यह है कि जो कैटलिस्ट की शाइनिंग सरफेस होती है, कैटलिस्ट की शाइनिंग सरफेस होती है वो डल हो सकती है। क्या? वो डल हो सकती है। ठीक है, जहां पे कैटलिस्ट की शाइनिंग सरफेस होगी वो डल हो सकती है। मतलब है कि ये एक चेंज आपके पास आ सकता है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? सेकंड पॉइंट हमारा है बेसिकली कि ये तो पहली खासियत थी, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ कैटलिस्ट यूज्ड। स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट यूज्ड। यस, इसकी स्मॉल क्वांटिटी इसलिए यूज होती है क्योंकि इससे पहले पॉइंट में हमने बात की कि कैटलिस्ट मतलब यह है कि वो चेंज नहीं होता, और कैटलिस्ट जो है ना ये एक्चुअल किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ स्पीड अप करता है लेकिन उसमें कंज्यूम नहीं होता। तो अगर ये हमारे पास कंज्यूम नहीं होता तो डेफिनेटली इसकी स्मॉल क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। अगर ये कंज्यूम होता, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता, तो ऑब्वियसली जिस तरह हम रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा करते हैं फिर हम कैटलिस्ट की भी कॉन्सेंट्रेशन कम और ज्यादा से रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर फर्क पड़ता है, लेकिन यहां पे कॉन्सेंट्रेशन का कोई फैक्टर नहीं होता, लिहाजा इसकी स्मॉल क्वांटिटी हमारे पास यूज होती है। जिस तरह H2 और O2 की कॉम्बिनेशन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल H2 कंबाइन हो रहा है O2 के साथ, इस कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो कैटलिस्ट यूज होता है वो कितना, तो यहां पे प्लैटिनम पाउडर, प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। क्या? एज अ कैटलिस्ट यूज होता है पाउडर। कितना? 1 ग्राम। कितना? 1 ग्राम। यहां पे अगर हम प्लैटिनम पाउडर का 1 ग्राम इस्तेमाल करें तो ये क्या है, ये सफिशिएंट है कि हमारे पास कितना मिक्सचर बनाए, सफिशिएंट टू क्या गिव आर प्रोड्यूस 2500 पाउंड्स। 2500 पाउंड्स किस चीज का? H2 और O2 का। किस चीज का? H2 और एंड O2 टू वाटर। ये देखें, मतलब यह है कि 1 ग्राम पाउडर H2 और O2 को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना 2500 पाउंड्स इस मिक्सचर का ये कन्वर्जन के लिए सफिशिएंट है। अगर हम 1 ग्राम कैटलिस्ट इसमें इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट है। देखें यहां पे आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर हम H2 और O2 की कॉम्बिनेशन करते हैं तो अगर हम 1 ग्राम प्लैटिनम पाउडर को इस्तेमाल करें तो H2 और O2 के 2500 ग्राम्स को ये वाटर में कन्वर्ट करता है, वाटर में कन्वर्ट करता है टू, यहां पे आप लिखें कन्वर्ट इन वाटर, कन्वर्ट टू वाटर। ठीक है, ये हमारे पास देखें ये जो कम इसकी अमाउंट इस्तेमाल होती है। थर्ड हमारे पास क्या है, इसका जो फाइननेस है। ठीक है, मतलब यह है कि जितना अच्छे तरीके से इसको हम मतलब ये कि ग्राइंड कर सकते हैं, इसके स्मॉल पीस बना सकते हैं। मतलब यह है कि फाइननेस ऑफ अ कैटलिस्ट, जितने हम इसके स्मॉल पीसेस बना सकते हैं, जिस तरह अच्छे तरीके से हम इसको पाउडर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये मोर एफिशिएंट है।
देखिए फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट इज मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू द कैटलिस्ट एग्जिस्ट इन लम्प्स। जो बड़े बड़े इसके मतलब यह है कि गुच्छे हैं, तो वो जो एग्जिस्ट करता है तो वो इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन फाइनली डिवाइडेड जो है ना ये बेहतरीन है। इसकी एग्जांपल क्या है कि अगर हम फाइनली डिवाइडेड निकल को ले लें, ठीक है, फाइनली डिवाइडेड निकल को ले लें, ठीक है, तो ये बेहतरीन है टू प्रोड्यूस वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल घी, या ये देखें वेजिटेबल घी के प्रोडक्शन के लिए हमने पहले इससे पढ़ा था कि निकल एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में। तो वहां पे जितना अच्छे तरीके से इसको आप फाइनली डिवाइडेड करेंगे, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होगा, उतना ही ये बेहतरीन है फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल, यहां पे प्रोडक्शन, या आप लिख सकते हैं कि हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल घी या वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। तो ये उसके लिए ज्यादा बेहतरीन है। फोर्थ इसका यह है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन रिमेन अनअफेक्टेड। जो इसकी एक और अहम कैरेक्टरिस्टिक है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन रिमेन अनअफेक्टेड इन रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर आप कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो इससे केमिकल इक्विलिब्रियम का जो पोजीशन होगा केसी का, उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन को भी मतलब फास्ट कर लेता है और रिवर्स रिएक्शन को भी फास्ट कर लेता है। लिहाजा रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड बोथ द टाइप्स विल बी इंक्रीज, सो द केमिकल इक्विलिब्रियम विल बी रिमेन अनचेंज। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन इट विल बी रिमेन अनचेंज। इसलिए हम कहते हैं कि कैटलिस्ट केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई असर नहीं डालता, ठीक है। और फिफ्थ हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो फिफ्थ हमारे पास है कि पार्टिकुलर कैटलिस्ट फॉर द पार्टिकुलर रिएक्शन, पार्टिकुलर कैटलिस्ट फॉर पार्टिकुलर रिएक्शन। मतलब ये कि हर एक रिएक्शन के लिए एक खास कैटलिस्ट हो सकता है। अब देखिए फार्मिक एसिड है दोनों टाइप्स में, तो फार्मिक एसिड का ए में हम कर रहे हैं कि HC, ठीक है, ये हमारे पास एक रिएक्शन है। अब यहां पे देखिए एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड Al2O3 इस्तेमाल हो रहा है, तो Al2O3 से ये हमें क्या दे रहे हैं, H2O प्लस CO, ये हमें मतलब ये कि दे रहा है। और यही फार्मिक एसिड अगर हम यहां पे दोबारा इस्तेमाल करें और कॉपर को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करें, तो फिर ये हमें क्या दे रहा है, H2 प्लस CO2। अब देखिए आपके पास रिएक्टेंट सेम है, लेकिन कैटलिस्ट चेंज करने से आपके पास प्रोडक्ट चेंज आ रहा है, ठीक है। एंड द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज कैटलिस्ट does not start a reaction if thermodynamically unfeasible। अगर कोई रिएक्शन थर्मोडायनामिकली अनफीजिबल है तो कैटलिस्ट उस रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता। ये इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि कैटलिस्ट उस रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता जो रिएक्शन थर्मोडायनामिकली अनफीजिबल हो। तो गाइज इट वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, सो इन द एंड यू कैन राइट इन द कमेंट्स एरिया, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।